सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जी हां, आज 4 बजे की इस खास पेशकश में इसी का हम जिक्र करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा भी लिया। बताते चले कि एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य साल 2023 से 24 तक पूरा हो जाएगा और फिलहाल इसकी 4 दीवारी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट की 4 दीवारी करीब 170 किलोमीटर लंबी है। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और समझाने की इस पर कोशिश करेंगे कि कितना ज्यादा ये भव्य नजारा होने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर के एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद जेवर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो कैसा होगा ये एयरपोर्ट, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए चारों तस्वीरों में एक एक करके। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे माना जा रहा है और युद्ध स्तर पर इसकी पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो इसी के लिए, पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी की एक ग्राउंड रिपोर्ट और समझने की कोशिश करेंगे वहां पर आखिर अभी क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ चल रहा है। जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जो वही मंच है जहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। लगभग 1 लाख लोगों के यहां पर बैठने के लिए सीटिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि इसी मंच के द्वारा लोगों को संबोधित किया जा सके। और बीते दिनों जिस तरीके से 3 कृषि कानून रद्द भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से अचानक कर दिया गया था, उन किसानों को भी यही मंच से संबोधित करते हुए उन्हें भी समझाने का काम किया जा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो माना जा रहा है कि शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद यहां जो लोग मौजूद होंगे उन लोगों को संबोधित करने के साथ साथ उन्हें साधने का भी काम किया जा सके। और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ावा दिया गया है, लगातार डबल इंजन की सरकार कहते हुए काम करने का जो वादा किया गया था उसको दिखाने का भी काम किया जा सके। मैं अपने कैमरामैन से एक बार आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग लगातार अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, ताकि आगामी 25 नवंबर को होने वाले भूमि पूजन और शिलान्यास के काम के दौरान किसी तरीके की कमी ना रह जाए। एक तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि वीवीआई और वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो उसके जस्ट पीछे आपको अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के तौर पर भारी पुलिस बल को और पीएससी को तैनात किया जाएगा, ताकि किसी तरीके का अगर कोई किसान या कोई और विरोध प्रदर्शन करता है तो आसानी से उसको कंट्रोल कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन अंगद के साथ ताहिर सैफी, एफएम न्यूज, ग्रेटर नोएडा, जेवर। तो हमारे संवाददाता ताहिर सैफी वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने पूरा कोशिश की है जानने की कि आखिर ये जो भव्य एयरपोर्ट बन रहा है इसकी खासियत क्या क्या है। तो इसी पर सीधा रुख करते हैं ताहिर सैफी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, कैसी तैयारियां हैं। ताहिर, आवाज मिल पा रही है आपको? ताहिर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं और आप अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे इस वक्त वहां क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, कैसा वहां पर नजारा है और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दूं कि जेवर पर बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का जो जखीरा है वो धीरे धीरे जो है हटना शुरू हो गया है। आगामी 25 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद ग्रेटर नोएडा के जेवर में पहुंच रहे हैं। अब से पीछे का आपको मैं नजारा दिखा देना चाहता हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वही मंच है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री आगामी 25 नवंबर को आकर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भूमि पूजन करने के बाद जो है शिलान्यास रखी जाएगी। इसी को लेकर ये भव्य मंच यहाँ पर जो है तैयार किया गया है, ताकि जो लोग
यहाँ पर आएंगे उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वीआईपी के लोग आएंगे उनको बैठने के लिए आगे व्यवस्था की गई है। इधर मीडिया के बैठने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल दूसरी तरफ अगर मैं अपने कैमरामैन साहब को दिखाऊंगा कि पीछे लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 1 लाख लोगों के यहाँ पर जो है पहुंचने की व्यवस्था जो है बनाई गई है, ताकि लोग जो है आकर आसानी से इन सीटों पर बैठ सके और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबोधन किया जाएगा उसको जो है सुन सकें। क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जेवर में बनने वाले इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से लोगों को संबोधित करने का यहाँ पर जो है को पूर्ण रूप पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ साथ जो जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं वो जोर पर लगे हुए हैं। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को यहाँ पर जो है उपस्थित हो किया जा सके और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको संबोधित किया जा सके। और वर्ष 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जो है लोगों को एक के बाद एक जो विकास कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उसके बारे में गिनाए जा सके। हालांकि बीते दिनों जिस तरीके से जो है 3 कृषि कानून को लेकर अचानक से प्रधानमंत्री के द्वारा उस कानून को वापस ले लिया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा साफ तौर पर कहा था कि कुछ किसानों को वो समझा नहीं पाए, जिसके चलते उन्होंने कृषि कानून को वापस ले लिया। लेकिन ताहिर यानी ये बात तो तय है चुनाव सर पर है और उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश को सौगात दी जा रही है और सौगात के रूप में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिया जा रहा है और इसका जो आपने बखान किया कि किस तरह की भव्य तैयारियां हैं, इंतजामात हैं, यानी ये तय है कि इस हवाई अड्डे के बनने के बाद इलाके की सूरत पूरी तरह से बदलने वाली है। देखिए इसमें नेहा को दोहराए वाली बात नहीं है। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की हो, अलीगढ़ की हो, बुलंदशहर की हो या फिर गाजियाबाद की या फिर गौतम बुद्ध नगर के सटे हुए हरियाणा की, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा के बाद जो दूसरा राज्य आता है हरियाणा, वहां तक के लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि ये तीनों जगह जो है जेवर एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी पूरी तरीके से जोड़ती है और उसी को ध्यान में रखते हुए जेवर एयरपोर्ट जब इंटरनेशनल बसा लिया जाएगा 2024 में, इसको पूर्ण रूप से बसाने के बाद यहाँ से पहली फ्लाइट जो है 2024 में जो है रनवे पर जो है दौड़ती हुई नजर आएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए जेवर में ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा प्रोजेक्ट है, जिसको उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है दौरा भी करेंगे। वो फिल्म सिटी यहाँ बसाना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में अब से पहले नहीं देखी जाती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सीमा जो है वो हरियाणा से सटी हुई है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत प्रतिभाएं हैं जो फिल्मी दुनिया में निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन वो बॉम्बे तक बड़े स्टेज पर जो है नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ जो जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी है उसको भी नीम दी है। इसके साथ ही अगर जेवर और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली की बात की जाए तो आने वाले समय में जेवर में एक हब बनने जा रहा है, जहां आपको जो है जेवर में चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी हो, बड़े पैमाने पर यहाँ पर नौकरी लोगों को जो है उपलब्ध होगी। तो साफ है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वादे किए गए थे कि आने वाले समय में बड़े तादाद में लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, तो वो जेवर एयरपोर्ट के माध्यम और चाहे वो फिल्म सिटी का माध्यम हो, दोनों ही माध्यम से लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी दी जाएंगी। इसके साथ ही जेवर में पहला ऐसा यूरो बनाएगा जो भारत का पहला होगा। यूरोप के बाद में भारत में पहला उत्तर प्रदेश वो ऐसा जिला होगा जो यूरो के तौर पर कहलाया जाएगा। यूरो की कहानी आपको बता देता हूं। यूरो उस राज्य को या उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर नेशनल एयरपोर्ट हो, इसके साथ ही चाहे फिल्म सिटी हो, उद्योग लगे हो, इसके साथ एजुकेशन का हब बना हुआ हो, तो उन सब चीजों की भरमार जो है आने वाले समय में जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। और उसी का सपना लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। जी ताहिर, आप नजर बनाए रखिएगा और हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। तो आपने समझने की कोशिश की होगी कि ये जो एयरपोर्ट है इसकी जो खासियत है वो किस तरह से है। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या अहम और बड़ी बातें हैं। जेवर एयरपोर्ट एशिया के साथ साथ देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद इलाके की सूरत बदलने की जो उम्मीद है वो पूरी होगी और उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसका योगी सरकार ने ऐलान किया है। एयरपोर्ट का जो क्षेत्रफल है उसकी बात करें तो 6200 हेक्टेयर होगा और एयरपोर्ट के निर्माण के लिए करीब
1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर दी गई है। एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो 2023 से 24 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इसी समय सीमा में जनता के लिए भी एयरपोर्ट शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित है। 25 साल पहले नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की फाइल बनी थी। बीते 5 सालों में काम हुआ और अब लंबे इंतजार के बाद एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर बन रहा एयरपोर्ट विकास की जिम्मेदारी इसकी स्विस कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को दी गई है। एयरपोर्ट पर कुल 8 रनवे होंगे और 1 करोड़ 20 लाख यात्री सालाना यहां से हवाई सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। और इसके अलावा इस एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से भी जोड़ने की योजना है। एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण सितंबर 2024 तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये कुछ बड़ी और अहम बातें थी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो पंजाब दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के शिक्षकों को 8 गारंटी दी है। केजरीवाल ने कहा कि यहां शिक्षकों की हालत बहुत खराब है। पंजाब में हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सारे अध्यापकों को पक्का करेंगे। बताते चलें कि सोमवार को सीएम केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया था। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से शिक्षकों की मांग पूरी करने की भी बात की है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया, ऐसे ही पंजाब के सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। अब हमें करना आता है और हमें ही करना आता है और किसी पार्टी को करना नहीं आता। कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है देश के अंदर? पिछले 70 साल में कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी? पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है, उनसे तो नहीं हुए सरकारी स्कूल ठीक, उन्होंने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है, उनसे तो ठीक नहीं हुए। अभी इस सरकार के पहले अकाली दल की 10 साल तक सरकार थी पंजाब के अंदर, उनसे तो ठीक नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने एक ही बार में एक मौका दिया था
दिल्ली की जनता ने एक ही बार में 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। पंजाब के सरकारी तो पंजाब में भी पैठ जमाई जा सके, अपनी सरकार बनाई जा सके, इसके लिए हर तरह का काम किया जा रहा है। शिक्षा प्रणाली को बदलने का वायदा किया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। 8 गारंटी की जो बात की जा रही है उसमें संविदा शिक्षकों को स्थायी नौकरी देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और अगर तीसरी हम बात करें तो वो है स्थानांतरण नीति जो है उसे भी बदलने की बात कही गई है कि इस नीति को भी हम बदल देंगे। उसके बाद शिक्षक गैर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। न सिर्फ इतना, शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाने का भी वायदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ये भी एक बड़ा पॉइंट उनकी तरफ से जो बताया गया है। विदेश में ट्रेनिंग देने का, समय पर शिक्षकों को प्रमोशन भी दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षक कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आते हैं, तो उन्हें देखते हुए ये तमाम वायदे किए गए हैं। शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की बात कही गई है। तो शिक्षा प्रणाली को बदलने का वायदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। बढ़ते हैं आगे बात बिहार की। बिहार को केंद्र सरकार अब एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रही है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर बिहार होकर सिलीगुड़ी तक बनेगा। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के करीब 10 जिलों के लिए लाइफलाइन का नाम करेगा। लाइफलाइन का काम करने के साथ साथ गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इस सड़क का ज्यादातर हिस्सा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगा। ये सड़कें उत्तर बिहार के लिए लाइफलाइन साबित होंगी। बिहार को यूपी और बंगाल के बीच न सिर्फ आवागमन आसान करेगा, बल्कि व्यापार के नए रास्ते भी इससे खुलने वाले हैं। केंद्र सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बताते चले कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित ये सड़क बिहार का चौथा एक्सप्रेसवे होगा। औरंगाबाद से जयनगर के बीच एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और इस सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण का काम हो चुका है और जल्द ही इसका टेंडर भी जारी होगा। वहीं दूसरा एक्सप्रेसवे रक्सौल से पटना होते हुए कोलकाता तक होगा। इस तरह सिलीगुड़ी से यूपी के प्रमुख शहरों के साथ ही दिल्ली आना जाना भी आसान होगा। बताते चले कि बिहार गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे में किसी पुरानी सड़क को एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं किए जाने की सरकार ने योजना तैयार की है। सड़क का अलाइनमेंट इस तरह तय किया जाएगा कि एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सीधे सिलीगुड़ी तक जाए। आबादी के बीच से यह एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। आबादी से हटकर इस सड़क का निर्माण होगा ताकि जमीन अधिग्रहण में ज्यादा समस्या ना हो। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी आए दिन शराब मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं और अब शराब के बहाने बिहार में सियासत भी गरमाने लगी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शराब के ऊपर सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया है। कहा है कि वो शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ थे और इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो सब कंट्रोल कर लेंगे। वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ट्वीट के जरिए सरकार को घेरते हुए बिहार पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाया है। लिखा है कि बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पर बिना महिला पुलिसकर्मियों के दुल्हन के कमरों और कपड़ों की तलाशी ले रही है। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। बिहार में शराब कैसे और क्यों पहुंच रही है, कौन पहुंचा रहा है, उसकी जांच और खोजबीन नहीं, लेकिन उल्टा सन की सरकार महिलाओं को ही परेशान कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। बिहार सरकार और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। लिखा कि प्रायोजित तरीके से 5 से 6 जिलों की सीमा पार करवाकर शराब पटना पहुंचाई जा रही है और फिर यही लोग होटलों, शादी स्थल, दुल्हन के कपड़ों, कमरों और शौचालयों की तलाशी लेने की नौटंकी करते हैं। यह भी लिखा है कि विडंबना है, शराब की तस्करी करने, कराने, बेचने और बिकवाने वालों पर ही शराब पकड़ने की जिम्मेवारी है। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि लालू प्रसाद आज किस मुंह से कह रहे हैं कि वो पूर्ण शराबबंदी के विरुद्ध हैं। उन्होंने लालू यादव से सवाल किया कि वो इसके विरोध में थे तो उनकी पार्टी ने नीतीश सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लिया। आपको बता दें कि 2016 में तब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, तब विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने जनहित में इसका समर्थन किया था। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में वीर सैनिकों को वीरता मेडल का पुरस्कार दिया है। इस दौरान लद्दाख सेक्टर स्थित गलवान घाटी में चीनी सेना का डटकर मुकाबला करने वाले कर्नल संतोष
बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक समारोह में शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां और पत्नी को यह पुरस्कार दिया। बताते चले कि पिछले साल 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। उस समय शहीद कर्नल संतोष बाबू गलवान घाटी में ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर तैनात थे और उस समय चीनी सेना ने भारत पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर दुश्मन का सामना किया और इस दौरान वो शहीद हो गए थे। बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो दोनों के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन दोनों पार्टियों से जुड़े नेता एक दूसरे की बढ़ चढ़कर आलोचनाएं करते हैं। बीजेपी की आलोचना करने में इतना आगे तो कांग्रेस भी नहीं है जितनी अब शिवसेना है। आज फिर शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणाओं पर कटाक्ष किया गया और लिखा कि ये सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन किसान अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। मोदी ने घोषणा की, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक संसद में प्रस्ताव पेश करके इन कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन शुरू रहेगा, ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है। संसद का सत्र 29 तारीख से शुरू हो रहा है। किसान मोर्चा इससे पहले घोषणा कर चुका है कि सत्र के पहले दिन 500 किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में दाखिल होंगे। यह आंदोलन जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि देश के प्रधानमंत्री के शब्द को किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वैसा नहीं करते हैं, इसका विश्वास उन्हें नहीं है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री वो पूरा होगा या नहीं, इसका विश्वास उन्हें नहीं है। आगे शिवसेना ने कहा, प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन लोगों का विश्वास वो खो चुके हैं। ये तस्वीर अच्छी नहीं है। लोकसभा में बहुमत के बल पर मंजूर किया गया कानून बाहर लोगों ने अस्वीकार कर दिया, फिर भी प्रधानमंत्री लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्स वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जल्द ही दूसरे देशों को कोविड-19 के वैक्सीन कोविशील्ड की सप्लाई शुरू कर देगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविशील्ड टीके की खुराक को निर्यात करने की अनुमति दी है। इस कार्यक्रम के तहत कोविड-19 रोधी टीके कोविशील्ड की 50 लाख खुराक नेपाल, तजाकिस्तान और मोजम्बिक को भेजी जाएगी और इन 3 देशों के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट कोवैक्स कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश को भी कोविशील्ड टीके का निर्यात करेगा। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के एक अधिकारी के मुताबिक नेपाल के लिए टीके की पहली खेप आज ही रवाना होनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।